हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। इसमें सेट दिया हुआ है और हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कौन सा किसका सबसेट है। तो सबसे पहला सेट ए है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स satisfy एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये एक सेट दिया हुआ है, तो क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। यहाँ से एक्स स्क्वायर 12 को ब्रेक करेंगे 2 6 2 3, तो 6x माइनस 2x में ब्रेक होगा प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बचेगा, या माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बच जाएगा। यहाँ पे x माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का दो वैल्यू आ गया, एक तो 2 और एक 6। तो A सेट क्या है? सेट ऑफ एलिमेंट 2 एंड 6। अब यहाँ पे एक गिवन है, B सेट क्या गिवन है? सेट ऑफ एलिमेंट 2 4 6। C सेट गिवन है, सेट ऑफ एलिमेंट 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। एंड D एलिमेंट गिवन है, सेट ऑफ एलिमेंट 6। तो हम लोग को चेक करना है कि कौन किसका सबसेट है। यहाँ से सबसे पहले ए को चेक करते हैं। ए का एलिमेंट देखो 2 और 6, ए का दोनों एलिमेंट बी में है तो ए इज सबसेट ऑफ बी। ए किसका है? ए सी में भी ए का दोनों एलिमेंट है तो ए इज सबसेट ऑफ सी। डी में नहीं है तो ए डी का नहीं है। बी को चेक कर लेते हैं। बी इज सबसेट ऑफ सी। बी का सारा एलिमेंट सी में है तो बी सी का सबसेट है। और डी का तो नहीं होगा, सी किसी का सबसेट नहीं होगा। और डी को चेक कर लेते हैं। डी ए का सबसेट है, डी बी का सबसेट है एंड डी सी का सबसेट है। इसको वेन डायग्राम से भी देखेंगे तो सपोज ये एक सेट डी है जिसमें एलिमेंट 6 है। दूसरा सेट ये है जो जिसके पास 6 और 2 दोनों है। उसके बाद एक सेट है बी जिसके पास एलिमेंट 2 6 और 4 भी है। एंड एक सबसे बड़ा सेट है जिसके पास एलिमेंट है सी 2 6 4 8 10 एक्सेट्रा, सारा इसमें है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी इज ए सबसेट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी इज ए सबसेट ऑफ सी। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। ट्रू है तो क्यों है, और अगर फॉल्स है तो एग्जाम्पल देके उसको समझाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इफ x belongs to A and x belongs to B, then x belongs to B। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ, x belongs to A। belongs का साइन हम लोग कब देते हैं? एलिमेंट्स को शो करने, एलिमेंट को शो करने के लिए belongs का साइन देते हैं। तो x belongs to A मीन्स अगर सपोज A एक सेट है तो उसका एलिमेंट है x, ये शो कर रहा है। A belongs to B इसका मतलब है B एक सेट है तो उसका एक एलिमेंट है A। तो x बिलोंग्स टू B नहीं होगा। अगर A एलिमेंट है तो हम इसको लिखेंगे B, और A के जगह पे अगर ये x सेट को लिखें तो सेट x और ये B। तो इसका मतलब है x डज नॉट बिलोंग्स टू B। सेट x B से बिलोंग कर रहा है बट एलिमेंट x B से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये फॉल्स है। और इसका रीजन हो जाएगा, एज पर क्वेश्चन सेट x बिलोंग्स टू B एंड x does not belongs to B। इस क्वेश्चन के हिसाब से सेट x B से बिलोंग करता है लेकिन एलिमेंट x B से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये x B का एलिमेंट नहीं होगा। पहला क्वेश्चन था फॉल्स। सेकंड है, इफ A सबसेट ऑफ B। सेकंड का सेकंड, A सबसेट है B का एंड B बिलोंग्स टू C मीन्स कोई C सेट है उसका एलिमेंट है B, देन A बिलोंग्स टू C। ये हम लोगों को पता करना है सही या गलत। इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। मान लो B का सबसेट A है, तो सपोज कोई एक सेट B है उसका एलिमेंट है 1 2 3। कोई एक सेट A है उसका एलिमेंट है 1 2। तो C क्या हो जाएगा? C हो जाएगा एक सेट B सेट का सेट। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसके अंदर होगा 1 2 3, इस तरह से होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं A का जो एलिमेंट है 1 2, ये दोनों में से कुछ भी C से बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो सेट है ये पूरा 1 2 3 ये पूरा C से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? A बिलोंग्स टू C, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो एलिमेंट है सेट A का 1 2 ये
सी से बिलोंग नहीं करता है। सो इसलिए हम बोल सकते हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ए सी से बिलोंग नहीं करता है। इसका कोई भी एलिमेंट सी से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब 1 2 अगर सिर्फ 1 2 इस तरह होता है इसके अंदर में तो हम लिख लेते हैं कि ए बिलोंग्स टू सी, बट यहाँ पे इस तरह से नहीं है तो हम लोग ये नहीं लिख सकते। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी देन ए इज सबसेट ऑफ सी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज सबसेट ऑफ सी। ये हम लोग से पूछ रहा है सही या गलत। ये सबसेट का साइन है, इसको देखो ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, मतलब ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो सबसे बड़ा एलिमेंट सी हो गया, इसका मतलब ये ट्रू है। इसको एग्जांपल देकर समझ लेते हैं। सी मान लो एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। दूसरा एक सेट है बी, बी क्योंकि सी का सबसेट है तो इससे कम एलिमेंट्स होगा, तो मान लो 1 3 5 6 ये इसका एलिमेंट्स है। और क्योंकि ए बी का सबसेट है तो ए के पास जो एलिमेंट होगा वो बी से कम होगा, तो इसका एलिमेंट मान लो 5 6 है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 5 सी में भी अवेलेबल है, 6 भी सी में अवेलेबल है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ सी। सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर अवेलेबल इन सेट सी, सो ए इज सबसेट ऑफ सी। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी देन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। इसको पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं। सपोज ए बी का सबसेट नहीं है, कुछ एक इस तरह से बना लेते हैं, ए बी और सी। एक वेन डायग्राम बनाएं ए बी सी का, तो ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो सी भी ए का सबसेट नहीं है। यहाँ पे ये ट्रू हो रहा है, बट ये जो कंडीशन है ये जनरल कंडीशन है, तो और कोई तरीके से ये सही होता है या नहीं, किसी भी तरीके में ये सही नहीं होना चाहिए। तो एक दूसरा बनाते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। सपोज एक बी है और ये ए है, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए बी का सबसेट नहीं है, एंड बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, बी सी का सबसेट नहीं, ठीक है, यहाँ पे ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए जो है वो सी का सबसेट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए सी का सबसेट हो सकता है, ठीक है, ये ए सी का सबसेट हो भी सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए सी का सबसेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें कि एक बार में यहाँ पे नहीं हो रहा है और यहाँ पे इसके हिसाब से ये फॉल्स है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रू नहीं है, ये कभी फॉल्स भी हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स ही है ये स्टेटमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b देन x बिलोंग्स टू b। फिफ्थ क्वेश्चन है 2 का, x बिलोंग्स टू a मीन्स x जो है वो a का एलिमेंट है एंड a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, ठीक है, देन x बिलोंग्स टू b। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर x a का एलिमेंट है और ये अगर सबसेट नहीं है तो x b का एलिमेंट भी नहीं होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं फॉल्स, और इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, लेट मान लिए कि a एक सेट है ऑफ एलिमेंट 1 2 3, b एक सेट है एलिमेंट 3 4 5 का। तो हम लोग देखते हैं कि 1 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है a से, लेकिन 1 b से बिलोंग नहीं कर रहा है। 3 बिलोंग्स टू a, 3 a से बिलोंग कर रहा है एंड 3 b से भी बिलोंग कर रहा है। 2 बिलोंग्स टू a but 2 does not belongs to b, मीन्स a का सारा एलिमेंट b में हमेशा नहीं बिलोंग करता है, क्योंकि x हम लोग एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए हैं, तो ये हमेशा वो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मीन्स ये कंडीशन हमेशा ऑलवेज सेटिस्फाई होना चाहिए। ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ a इज सबसेट ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये स्टेटमेंट हम लोग को देखना है। तो ये स्टेटमेंट क्योंकि a और b, a b का सबसेट है, तो अगर एलिमेंट x b से बिलोंग नहीं करता है तो ऑब्वियसली एलिमेंट a से बिलोंग नहीं करे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और हम लोग इसको लिख लेते हैं। इसका रीजन क्या है, वी नो दैट इफ a इज सबसेट ऑफ b, देन हम लोग जानते हैं कि अगर a b का
सबसेट है तो ए का सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्वेश्चन देखते हैं, लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, सो दैट बी इज इक्वल्स टू सी। बी इज इक्वल्स टू सी है, ये हम लोग को शो करना है। सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी। दूसरा गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। ना हम लोग को बी इज इक्वल्स टू सी प्रूफ करना है, तो बी से शुरू करते हैं। बी इज इक्वल्स टू, बी को हम लोग लिख सकते हैं सेट बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। सपोज ये ए और ये बी सेट है, तो अगर हम लोग को पूरा बी सेट लिखना है तो ए यूनियन बी ये पूरा सेट हो गया, ये सेट प्लस ये सेट, ये पूरा सारा एलिमेंट हो गया ए यूनियन बी। उसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे सिर्फ बी का एलिमेंट्स को, बी के एलिमेंट्स को। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन आएगा उसी को हम लोग रखते हैं, तो ए यूनियन बी और बी में ये बी पार्ट ही कॉमन आएगा, तो बी के जगह पे हम लोग ये पूरा लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अलग करेंगे, क्योंकि ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए यूनियन सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन सी। रीजन क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ये ब्रैकेट, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। कहां से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए को रहने दो, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए, देखो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन ए लिखें चाहे ए इंटरसेक्शन बी, एक ही बात है। तो बी इंटरसेक्शन ए के जगह पे ए इंटरसेक्शन सी लिख देते हैं, तो इसको उल्टा कर देते हैं सी इंटरसेक्शन ए। इसको हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। अब देखो फिर से यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो इंटरसेक्शन सी दोनों में कॉमन है, तो उसको रहने दो। यहाँ पे लिखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन सी बाहर निकालनी है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किससे आया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। अब ए यूनियन बी तो ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी से काम नहीं होगा, तो हम लोग को यहाँ क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन सी पुट करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी। अब देखो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी को ही हम लोग सेट सी बोलते हैं, ए सी। तो ए यूनियन सी में से सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो ओनली सी बचेगा, तो यहाँ से हम लोग को मिल गया बी इज इक्वल्स टू सी, प्रूव्ड। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है सो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट क्या है, ए is a subset of B, second A minus B is equals to 5, third A union B is equals to B, and fourth A intersection B is equals to A। यहाँ पे मान लेते हैं कि A is subset of B ट्रू है। इसके हेल्प से दूसरा हम लोग प्रूफ करेंगे, तो A माइनस B को हम लोग लिख सकते हैं A माइनस A इंटरसेक्शन B। ये B है और ये A इसका सबसेट है। A माइनस B मीन्स ये पोर्शन क्या हो जाएगा, A में से A इंटरसेक्शन B को माइनस करेंगे तो ये पोर्शन आएगा। अब देखो A माइनस A इंटरसेक्शन B क्या होता है, A इंटरसेक्शन B इस वाले में देख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B में जो कॉमन एरिया है वो ये एरिया है, और यही एरिया इसका आंसर होगा, मतलब A माइनस A, और A में से A माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नल सेट। थर्ड क्वेश्चन, माने कि A यूनियन B, तो A यूनियन B को हम लोग लिख सकते हैं A माइनस B यूनियन B। इस तरह का डायग्राम में ज्यादा समझ में आएगा। ये ए बी है, ये एरिया हो गया ए माइनस बी, एंड ये एरिया हो गया बी इंक्लूडिंग दिस। तो ये बी, तो ये पूरा हो जाएगा ए यूनियन बी। इसका आंसर हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन बी। तो अभी हम लोग पढ़ें कि ए माइनस बी क्या है, 5 यूनियन बी। सिंस ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, 5 है, और नल सेट में यूनियन करेंगे बी का तो आएगा सेट बी। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। फोर्थ में बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए हम लोग को प्रूफ कर। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे इज इक्वल्स टू ए। क्यों? क्योंकि सिंस ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो हम लोग बोल सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सेम है ए माइनस बी इज इक्वल्स टू पाई, ये इक्विवेलेंट है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी, और ये इक्विवेलेंट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए के। तो ये हो गया हम लोग का फोर्थ आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है, सो दैट इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है c माइनस बी से, देन इसका मतलब क्या है, x जो है वो बिलोंग्स करेगा c से एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। सो हम लोग बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। क्यों नहीं बिलोंग करेगा? क्योंकि a इज ए सबसेट ऑफ b, a इज ए सबसेट ऑफ b। तो जब कोई एलिमेंट b में ही नहीं है तो वो एलिमेंट a में भी नहीं होगा, क्योंकि a उसका सबसेट है। x बिलोंग्स टू c माइनस a, x c से बिलोंग कर रहा है और x a से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x जो है वो c माइनस a से बिलोंग कर रहा है। Hence x belongs to c minus b and x belongs to c minus a। ये दोनों सेट से x बिलोंग करेगा। यहाँ पे था कि x belongs to c minus b और यहाँ पे हम लोग दिखाएं कि x belongs to c minus a। इसका मतलब ये दोनों से बिलोंग करेगा x, और एक ही एलिमेंट जब दोनों सेट से बिलोंग करता है तो एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं, सो c माइनस b इज ए सबसेट ऑफ c माइनस a। इसी तरह हम लोग दिखाएंगे, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि सो c माइनस b इज ए सबसेट ऑफ c माइनस a। तो ये इसका आंसर हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पी ए सपोज एक सेट ए है, इसका जितना भी एलिमेंट होगा वो एक एक सबसेट बनाएगा। तो ए का जितना भी सबसेट है वो पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट बन जाएगा। पावर सेट का एलिमेंट क्या होता है? कोई जो सेट है उसका जितना भी ऑल पॉसिबल सबसेट्स उसका एलिमेंट्स होता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू ए, सपोज x जो है वो a का कोई एक एलिमेंट है, इसका मतलब इस एलिमेंट से हम एक सबसेट बनेगा x का, ये सबसेट बन जाएगा a का। देयरफॉर ये जो सबसेट है x, ये पावर सेट a का एलिमेंट बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो सेट है x का वो पावर सेट b का भी एलिमेंट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि pa बराबर है pb के। तो इसका मतलब ये भी हुआ x जो है वो a का सबसेट है, इसलिए पावर सेट a का वो एलिमेंट बन गया। अब यहाँ पे क्योंकि ये x पावर सेट b का एलिमेंट है तो वो b का भी सबसेट होना चाहिए, इसलिए x जो है वो सबसेट है b का। इसका मतलब ये भी हुआ कि x जो है वो एलिमेंट हो जाएगा b का, x b का भी एलिमेंट होना चाहिए। सिंस इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि x एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था, तो क्या होगा, सो एवरी एलिमेंट a इज ऑल्सो एन एलिमेंट, सो एवरी एलिमेंट ऑफ a इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ b। तो जितना भी एलिमेंट a का है वही एलिमेंट b का भी होगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू a भी है और x बिलोंग्स टू b भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है वो सबसेट है b का। सिमिलरली हम लोग इसका शो करेंगे, अगर हम लोग b लेके चलेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि b जो है वो सबसेट है a का। हम लोग जिस तरह यहाँ पे शुरू किए x बिलोंग्स टू a से, उसी तरह हम लोग अगर सिमिलरली शुरू करेंगे y बिलोंग्स टू b से, तो हम लोग को पता चलेगा कि y a और b दोनों से बिलोंग करता है, तो b भी सबसेट हो जाएगा a का। हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू b, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या है, a b का सबसेट है और b a का सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ, a और b दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो ये था 6 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन देखते हैं, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट a एंड b pa यूनियन pb इक्वल्स टू pa यूनियन b, जस्टिफाई योर आंसर। ये हम लोग को बताना है कि ये सही है या गलत। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसको हम लोगों को एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा कि ये सही है या गलत। मान लेते हैं कि लेट ए कोई सेट है, उसका एक एलिमेंट है
ए, बी कोई सेट है, उसका एलिमेंट है बी, तो पावर सेट ए क्या बनेगा, ए का सारा सबसेट होगा, तो एक इसका सबसेट नल सेट बनेगा और जो एक सेट ए है इसका सेट बनेगा, तो ये दोनों इसका पावर सेट हो गया। पावर सेट बी का अगर हम लोग को बनाना है तो इसका भी एक नल सेट हो जाएगा और एक सेट बी एलिमेंट का सेट हो जाएगा, तो ये पीबी हो गया। अब हम लोग को पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी करेंगे, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो दोनों के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, तो नल सेट यहाँ भी है यहाँ भी, तो एक बार नल सेट लिखेंगे, एलिमेंट ए का सेट है एंड सेट ऑफ एलिमेंट बी, यही हो जाएगा, इसको 1 मान लिया। अब इसी तरह पहले हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए और बी का दोनों सेट। अब पावर सेट निकालेंगे ए यूनियन बी का, तो ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका एक तो नल सेट हो जाएगा, एक सेट ए के ए से सबसेट बनेगा, एक सेट बी से सबसेट बनेगा और एक सेट ए और बी दोनों के साथ सबसेट बनेगा, तो ये चारों है फ्रॉम 1 एंड 2। एक और दो को देखते हैं तो हम लोग को समझ में आता है कि ये जो पोर्शन है, हम लोग को समझ में आता है कि ये जो पोर्शन है ये इसमें है, यहाँ पे नहीं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है सो पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी बराबर नहीं है पावर सेट ए यूनियन बी के। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, तो ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। RHS से शुरू करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी, तो ए माइनस बी ये वाला एरिया हो गया, तो ए के साथ इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये अगर यूनिवर्सल सेट है तो ये बाहर वाले के साथ ए का इंटरसेक्शन मींस ये पार्ट नहीं होना चाहिए, बी पार्ट नहीं होना चाहिए, तो ये लिख सकते हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोग ए माइनस बी के जगह पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ए इंटरसेक्शन बी यहाँ है तो ए इंटरसेक्शन बाहर निकालेंगे बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, किससे किए, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हम लोग जानते हैं बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा यूनिवर्सल सेट। इस वाले फिगर में देखो ये बी है और ये बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बाहर वाला पूरा एरिया, अगर दोनों का यूनियन लेंगे तो ये पूरा जो रेक्टेंगल है वो पूरे का पूरा एरिया कवर हो जाएगा, तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। और ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ ए ही होता है, ए का इंटरसेक्शन ये सेट ए है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो इसमें यही पोर्शन सेट ए वाला पोर्शन ही कॉमन आता है, तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू सेट ए, तो हम लोग का यही LHS था, तो ये प्रूफ हो गया, मतलब ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये हम लोग को प्रूफ करना था और ये हम लोग प्रूफ कर दें। दूसरा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी, ये हम लोग को प्रूव करना है। LHS से शुरू करते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए को लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए कॉन्जुगेट, जैसे ऊपर में किए थे बी इंटरसेक्शन ए कॉन्जुगेट, इसको तोड़ लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, कहाँ से आया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए यूनियन बी को रहने दो, इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, और कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर है तो उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सेट ही आएगा। सपोज ये सेट ए है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये पॉइंट आएगा सेट ए। उसी तरह ये ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ ए यूनियन बी ही आएगा, और यही हम लोग का RHS है। 9th क्वेश्चन है, फर्स्ट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, इसको भी LHS से शुरू करते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, कहाँ से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए यूनियन ए क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा सेट, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ए और बी का यूनियन, ए और बी का यूनियन ये पूरा एरिया होगा, उसके साथ इंटरसेक्शन ये पूरे में से ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये ए सेट ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेट ए इज इक्वल्स टू RHS।
दूसरा है, इसमें भी LHS लेते हैं, A इंटरसेक्शन A यूनियन B। इसको हम लोग लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन A, इसका इसके साथ क्या इंटरसेक्शन यूनियन A इंटरसेक्शन B। ये किससे आया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। A और A का इंटरसेक्शन A ही होगा, यूनियन A इंटरसेक्शन B। अब A और B का इंटरसेक्शन, सपोज ये A है, ये B है, A B का इंटरसेक्शन ये एरिया है और A पूरा ये एरिया है, तो ये पूरे का यूनियन करेंगे तो आएगा सेट A इज इक्वल्स टू A। तो यहीं से हम लोग को ये आंसर मिले। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, शो दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट अप्लाई B इज इक्वल्स टू C। यहाँ पे शो करना है तो शो कर देते हैं। मान लेते हैं कि लेट A कोई एक सेट है 1 2 3 का। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही प्रूव करके दिखा सकते हैं। B है सेट ऑफ एलिमेंट 2 4, C है सेट ऑफ एलिमेंट 2 5, देन A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट 2 है और यही हो जाएगा A इंटरसेक्शन C। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि B और C इक्वल नहीं है, B इज नॉट इक्वल्स टू C। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। ये जो दिया हुआ है इसी को हम लोग को यहाँ पे शो करके दिखाना था और हम लोग वो दिखा दिए कि इस तरह का एलिमेंट्स होने से A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C हो सकता है, लेकिन B इज इक्वल्स टू C नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट A एंड B बी टू सेट्स इफ A इंटरसेक्शन X इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन X इज इक्वल्स टू 5। मींस इन दोनों का इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा एंड A यूनियन X इज इक्वल्स टू B यूनियन X फॉर सम सेट X सो दैट A इज इक्वल्स टू B। हम लोगों को क्या शो करना है कि A और B इक्वल है। यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन X, B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन B यूनियन X एंड यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यही से हम लोग शुरू करते हैं। मानते हैं कि क्योंकि A इक्वल्स टू B दिखाना है तो A को हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन A यूनियन X। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन A यूनियन X को लिख सकते हैं B यूनियन X। क्यों, क्योंकि A यूनियन X इज इक्वल्स टू B यूनियन X। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X। A इंटरसेक्शन B रहने दो, यूनियन A इंटरसेक्शन X। A इंटरसेक्शन X को हम लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन X और ये क्या हो जाएगा 5। मतलब कोई भी सेट है A इंटरसेक्शन B, उसका यूनियन कोई नल सेट के साथ वो सेम सेट ही होता है, तो इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B। इसी तरह हम लोग B को लेके शुरू करते हैं। B को लिख सकते हैं B, इसको फर्स्ट एक नंबर मान लेते हैं, B इंटरसेक्शन B यूनियन X। इसको लिखेंगे B इंटरसेक्शन B यूनियन X को हम लिख सकते हैं A यूनियन X। B को हटाएंगे A को लाएंगे क्योंकि हम लोग को मीन्स एक जनरल A इंटरसेक्शन B लाना है, तो हम लोग यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से तोड़ेंगे। यहाँ पे भी लिखना जरूरी है। इसको हम लोग लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X। ये हो जाएगा B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X। क्वेश्चन में गिवन है B इंटरसेक्शन X क्या हो जाएगा, नल सेट 5 इज इक्वल्स टू हो गया 5। तो यहाँ से आ जाएगा B इंटरसेक्शन A और क्वेश्चन के हिसाब से इसको B इंटरसेक्शन A को A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं। A इंटरसेक्शन B लिखो चाहे B इंटरसेक्शन A, आंसर सेम, दोनों सेम ही चीज है। तो 1 और 2 A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B एंड B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B। सो A इज इक्वल टू, ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। 12th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड सेट्स A, B, C such that A intersection B, B intersection C, A intersection C are non-empty sets and A intersection B intersection C is equals to 5। हम लोग को फाइंड करना है A, B, C। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग को एक एग्जांपल लेके समझा दें। लेट एक कोई सेट है 1 2, B कोई सेट है 2 3, C कोई सेट है 3 1। तो हम लोग को क्या करना है, A इंटरसेक्शन B, ये क्या हो जाएगा 2, B इंटरसेक्शन C, तो यहाँ से C इंटरसेक्शन A भी लिख सकते हैं एलिमेंट 1 और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू नल सेट ही होगा और यही हम लोग का आंसर होगी। 13th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन ए सर्वे 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। टोटल सर्वे हुआ 600 स्टूडेंट्स का, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 600। मीन्स ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट है 600। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू be taking tea. Number of students taking tea is equals to 150. Number of students taking coffee is equals to 2 to 5. 100 were taking both tea and coffee. Number of students taking
टी एंड कॉफी मीन्स टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 100. फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नेदर टी नर कॉफी. तो हम लोग नेदर टी नट कॉफी के लिए पहले ये निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉफी और टी टोटल कितना पीता है. तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ये ए ये बी है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी टोटल में जितना एलिमेंट होगा वो सम होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इसका सम, और ये जो कॉमन है ये दो बार काउंट हुआ तो एक बार इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा ए बी पूरा का यूनियन हो जाएगा. तो यही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी और कॉफी टी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी एंड कॉफी. ये प्लस है तो आ जाएगा 275. टी यूनियन सी 275 मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी और कॉफी. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी और कॉफी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि टी या कॉफी दोनों में से कुछ ना कुछ पीता है वो है 275. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ टेकिंग नेदर टी नर कॉफी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे यूनियन सेट टी यूनियन सी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी सेट इज इक्वल्स टू 600 में से माइनस करेंगे 275. तो ये आंसर आ जाएगा 325. इसको वेन डायग्राम से अगर समझना चाहें तो ये ए है ये बी है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टी लेता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कॉफी लेता है. तो टोटल हम लोग निकालें कि टी या कॉफी दोनों में से क्या लेता है और इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिए तो हम लोग का आंसर आ गया. 3 नंबर क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नोज हिंदी, 50 स्टूडेंट्स नोज इंग्लिश एंड 25 नोज बोथ. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज एदर हिंदी और इंग्लिश. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द group? Number of students speak Hindi is equals to 100. Number of students speak English is equals to 50. Number of students speak Hindi and English means both 25. Each of the students knows either Hindi or English means कोई स्टूडेंट जितना भी है वो या तो हिंदी या इंग्लिश कुछ ना कुछ एक जानता ही है, ऐसा नहीं है जो कि दोनों में से कुछ नहीं जानता. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है मीन्स यूनियन निकालना है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोज हिंदी और इंग्लिश ये हम लोग को फाइंड आउट करना. तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोज हिंदी और इंग्लिश इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोज हिंदी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोज इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोज हिंदी और इंग्लिश. सारा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोज हिंदी और इंग्लिश इज इक्वल्स टू यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये माइनस 25 हो जाएगा, 125 हो जाएगा. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोज हिंदी और इंग्लिश, और यही हम लोगों का आंसर हो गया. 15th क्वेश्चन देखते हैं. इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल मीन्स टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है 60. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितना हो गया 60. इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज पेपर एच. तो नंबर ऑफ पीपल रीड न्यूज पेपर एच is equals to 25. Number of people read newspaper T is equals to 26. Number of people read newspaper I is equals to 26. Number of people read both paper H and paper I is equals to 9. Number of people read both paper H and T is equals to 11. Number of people read both T and I is equals to 8. And number of people read both H, T, I तीनों जो पेपर पढ़ता है उसका नंबर 3 है. Find the number of people who read at least one of the newspaper. तो इसमें क्या करना है, ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है H and I मीन्स ऐसा नंबर ऑफ पीपल का जो पेपर एच और आई दोनों पढ़ता है 9 है. पेपर एच और टी पढ़ने वाले नंबर पीपल का संख्या 11 है. नंबर ऑफ पीपल रीड पेपर टी एंड आई इज इक्वल्स टू 8 और तीनों पेपर पढ़ने वाले आदमी का संख्या 3 है. ये ए, ये बी और ये सी है और ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर ये सारा है. ये यूनिवर्सल सेट है, ये एच है, ये टी है और ये आई है. ठीक है, तो इसमें हम लोग ये जो तीनों का जो पढ़ने वाला न्यूज़पेपर पढ़ने वाला पीपल का संख्या 3 है. टी एंड आई, टी और आई का इंटरसेक्शन कितना है, टोटल 8 है. तो 8 में से 3 ऑलरेडी है तो ये बचेगा 5. एच इंटरसेक्शन टी
एच और टी का इंटरसेक्शन में 11 है, 11 में से 3 यहाँ पे लिख चुके हैं तो बच गया 8। एच इंटरसेक्शन आई, एच इंटरसेक्शन आई में 9 है, 3 लिख चुके हैं तो यहाँ बचा 6। तो इसके बाद ये बचेगा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन टी यूनियन I is equals to number of elements in H plus number of elements in T plus number of elements in I minus number of elements in H intersection T minus number of elements in T intersection I minus number of elements in H intersection I। और इसमें से प्लस कर देंगे क्योंकि ये जो बीच वाला है जो तीनों एलिमेंट्स को लेता है, ये जब ये फॉर्मूला लिखते हैं तो 3 बार माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसको 3 बार माइनस हो जाने से ये एक्स्ट्रा माइनस हो जाता है, तो इसको हम लोग एक बार ऐड कर देंगे ये पोर्शन, तो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। सारे का वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 25 प्लस 26 माइनस एच इंटरसेक्शन टी में है 11 माइनस टी इंटरसेक्शन आई में है 8 माइनस एच इंटरसेक्शन आई में है 9 और प्लस जो तीनों में जो कॉमन है वो कितना है 3 है। इन तीनों को सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 77 माइनस 28 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 28। 80 में से 28 माइनस करेंगे तो बचेगा 52 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 52। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाला का जो नंबर है वो निकालते हैं। यहाँ वेन डायग्राम से भी हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि जो एच है, एच में टोटल कितना है 25 में से यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न कितना है, यहाँ पे रिटर्न है 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8, कितना हो गया 11 और 6 17, 17 तो हो गया। तो 25 में से 17 हो गया मतलब 8 बचा, तो ये हो जाएगा 8। टी में कितना बचेगा, 26 में से 8 16 चला गया तो बचा 10 और आई में 26 में से 11 और 3 14 चला गया तो बच जाएगा 12। तो नंबर ऑफ पीपल रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, तो 8 10 और 12 ये तीनों को ऐड कर देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ पीपल रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 10 12, 8 प्लस 10 प्लस 12 कहाँ से आया, फ्रॉम वेन डायग्राम। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16th नंबर में है, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए। नंबर ऑफ पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए इज इक्वल्स टू 21, 26 लाइक्ड प्रोडक्ट बी। नंबर ऑफ पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट बी इज इक्वल्स टू 26, 29 लाइक्ड प्रोडक्ट सी। नंबर ऑफ पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी इज इक्वल्स टू 29 if 14 people liked product A and B. Number of people liked product A and B is equals to 14. Number of people liked product C and A is equals to 12. Number of people liked product B and C 14 and 8 liked all the 3 products. The number of people liked A intersection B intersection C कितना हो जाएगा 8। तो फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। हम लोग वेन डायग्राम का हेल्प से इसको निकालते हैं। ये सपोज ए है, ये बी है और ये सी है। सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है उसका एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो ये एलिमेंट हो जाएगा ए बी सी, ये 8 है। अब देखो बी इंटरसेक्शन सी में 14 है, तो बी और सी इसमें 14 है तो 8 लिख चुके हैं तो 6 और लिखेंगे। सी इंटरसेक्शन ए में 12 है, 12 में से 8 सी और ए में ये वाला में 12 में से 8 लिख चुके हैं तो 4 एलिमेंट यहाँ लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में 14 एलिमेंट्स है तो 14 में से 8 लिख चुके हैं तो 6 होगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 21 था, 21 में से यहाँ 18 यहाँ पे हो चुका है, 3 एलिमेंट इधर बचेगा। बी में 26 है तो यहाँ पे 20 एलिमेंट यहाँ लिख चुके हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा। और यहाँ पे सी में 29 में से यहाँ पे 10 8 18 लिख चुके हैं तो बचा 11। तो पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली कितना हो जाएगा 11 पीपल, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनाएंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये था मिसलेनियस आंसर्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।